गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 का टॉपिक 3 कर रहे हैं, जो हमने मंडे से स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद अब हम ये करेंगे, इसके जैसे हमने किया था, टॉपिक का नाम था उच्चारण और शुद्ध ध्वनि उच्चारण की त्रुटियों का उपचार, यानी प्रोनाउंसिएशन एंड रेमेडीज ऑफ एरर ऑफ साउंड आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो इसमें हमने ये बता दिया था मैंने आपको भी उच्चारण का अशुद्ध किस कारण से होता है, अशुद्ध उच्चारण के क्या क्या कारण होते हैं, जो कि क्षेत्रीय प्रभाव, भौगोलिक प्रभाव, हमने ये सारा कर लिया था। शारीरिक विकार के कारण भी होता है, वो उच्चारण में असावधानियों का कारण, वर्णों का गलत उच्चारण के कारण, शब्दों का गलत उच्चारण के कारण। ठीक है, उसके बाद हमने किए थे उच्चारण दोष के प्रकार, जिसमें स्वर भ्रांति, स्वर आगम, आकार उकार का भ्रम, अनुनासिक का आगम। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें ये भी किया था प्रयत्न लाघव के कारण भी अशुद्ध उच्चारण होता है, अशुद्ध समीकरण के कारण भी, हकलाने के कारण भी बालक का अशुद्ध उच्चारण होता है। उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक दोष, यानी कि मनोवैज्ञानिक दोष के कारण भी बालक सही उच्चारण नहीं कर सकते। मनोवैज्ञानिक दोष से तात्पर्य भी वे बालक जो कि विकलांग बालक होते हैं, वह बुद्धि से भी हो सकते हैं या फिर उनके वाणी दोष के कारण भी हो सकते हैं। वाणी दोष भी उनके शुद्ध उच्चारण में बाधा उत्पन्न करता है। तो वाणी दोष दो प्रकार से होता है, जैसे उनमें से दो प्रकार के बालक होते हैं, मूक बालक और मूक बधिर बालक। मूक का मतलब जो बालक ध्वनि को उच्चारण नहीं कर सकते लेकिन सुन सकते हैं, उनके श्रवण से संबंधित कोई दोष नहीं होता, वो सुन सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। लेकिन मूक और बधिर बालक वह बालक होते हैं जो न तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। क्योंकि एक बात और है कि जो बालक सुन नहीं सकते वह प्रायः बोलने में भी असमर्थ होते हैं। इसका एक कारण ये होता है कि जब उनको सुनने के कारण किसी भी प्रकार की ध्वनियों के बारे में कोई भी उनको नॉलेज नहीं होती, तब वह बोलने में भी असमर्थ होंगे। यानी कि चाहे वह वैसे नहीं, उनके मुंह के में कोई भी दोष नहीं है, कोई कंठ तालु आदि का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन श्रवण दोष है, तो श्रवण दोष के कारण उनको बोलने में भी कठिनाई उत्पन्न होती है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं वाणी दोष के कारण, यानी कि वाणी दोष के कारण कौन कौन से हैं। कई बार क्या होता है, विकार युक्त होष्ठ का हो जाना। जैसे कई बार क्या होता है, होठ जो होते हैं वह किसी का कटा हुआ हो या ऊपर वाला होठ थोड़ा छोटा हो, तो उसके कारण भी वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो तुतला कर बोलते हैं, उनका अशुद्ध उच्चारण हो जाता है। दांतों का उबड़ खाबड़ होना, उसके कारण उनके उच्चारण शुद्ध नहीं होता। कठोर अनुशासन के कारण वो संकोच में ही रहते हैं, भय का वातावरण उनके जब बना रहता है, तो उसके कारण भी। पारिवारिक संबंध अच्छे न होने के कारण बालक में वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है, या फिर मस्तिष्क संबंधी दोष उत्पन्न हो। मस्तिष्क संबंधी का मतलब मानसिक संतुलन उचित ढंग से न होना। ठीक है, मान लो बालक के सिर में दर्द रहता हो, तब भी वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता, उस दोषपूर्ण ग्रंथियों के कारण भी। या फिर कई बार कई बालक उचित समय पर नहीं बोलते, वो देरी से बोलना सीखते हैं। तो जैसे प्रायः बालक क्या होता है, 9 महीने से लेकर 15 माह के बीच में बोलना सीख जाते हैं, लेकिन जो बालक देरी से बोलते हैं उन बालकों में भी वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है। और कई बार बच्चे के गले के अंदर ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण उनकी आवाज़ शुद्ध रूप से बाहर या साफ नहीं निकलती, तब भी वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है। श्रवण विकृति की हमने पहले ही चर्चा कर ली थी कि जो बालक सुन नहीं सकते तो वो बोलने में भी असमर्थ होते हैं। और मानसिक तनाव के कारण भी बालकों में वाणी दोष उत्पन्न हो जाता है। ये तो थे इसके अशुद्ध उच्चारण के प्रकार। ठीक है, उसके बाद हमने बात करनी है भी ये उच्चारण दोष को दूर किस प्रकार से किया जाए, विवाचन में अशुद्ध उच्चारण को दूर करने के उपाय, या आपका ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि उच्चारण दोष दूर करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए।
तो सेम ही पॉइंट चलेंगे भी उनको कैसे दूर किया जा सकता है या शिक्षक उनको किस प्रकार से दूर कर सकता है। तो शिक्षक को चाहिए भी बालक को ध्वनि तत्व का उचित ज्ञान करवाए, यानी उसे स्वर व्यंजनों के बारे में उचित उच्चारण बताए, किस प्रकार से उसे स्वर बोलने हैं, कहाँ पर किस स्वर पर बल देना है, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना सिखाए, उचित गति, लय, आरोह अवरोह के साथ उच्चारण करना सिखाया जाएगा, तो बालक शुद्ध बोलना सीख जाएंगे। वर्णों के आधार पर ध्वनि तत्वों का जब उनको ज्ञान हो जाएगा तो उन्हें शब्द के उच्चारण की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। विवर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं, तो जब वह उनका उच्चारण सही ढंग से बोलना सीख जाएंगे तो वह शब्द भी अच्छे से बोलना सीख जाएंगे। उसके बाद बालक को उच्चारण से संबंधित प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाना चाहिए। जैसे कभी कभी विद्यालय में वाद विवाद का, भाषण का, आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाना चाहिए। ये वाद विवाद और आशु भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद में तो क्या होता है, एक ही टॉपिक के ऊपर, पहले से दिए हुए टॉपिक के ऊपर पक्ष और विपक्ष में बोलना होता है। भाषण के अंदर कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती, लेकिन आशु भाषण प्रतियोगिता से अभिप्राय होता है भी बालक को उसी समय तत्काल ही टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर उसने अपने विचार प्रस्तुत करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद उच्चारण के नियमों का ज्ञान देना चाहिए जिससे बालक शुद्ध उच्चारण कर सके। उसके अतिरिक्त सह शैक्षिक प्रवृत्तियों का भी आयोजन करवाया जाना चाहिए। सह शैक्षिक प्रवृत्तियाँ यही, जैसे मान लो कोई सिलेबस से रिलेटेड ही हो लेकिन सिलेबस के अंदर भी ना हो, तो वह विधियाँ, गतिविधियाँ सह शैक्षिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। उनका आयोजन समय समय अनुसार किया जाए। जैसे कई बार अपने कहते हैं कोई गांधी जयंती मनाना या फिर 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस आदि पर आयोजन किया जाना चाहिए ताकि बालक उस पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकें। उससे उनमें कॉन्फिडेंस उत्पन्न होगा और वे शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालय तथा कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण वातावरण तैयार करना चाहिए, यानी कि बालक के अंदर किसी भी प्रकार के संकोच, भय की भावना उत्पन्न न हो, वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कर सके। फिर उसके बाद व्याकरण संबंधी शब्दों का विश्लेषण करके उनका उच्चारण संबंधी ज्ञान देना, यानी कि वह शब्द और वर्ण और शब्द का उच्चारण के साथ साथ उन्हें व्याकरण में उन शब्दों का किस प्रकार से प्रयोग करना है उस के संबंधित भी ज्ञान दिया जाना चाहिए। भाषा उपकरणों का उपयोग करना। भाषा उपकरण कौन से होते हैं, जैसे मान लो लिंगुआ फोन, टेप रिकॉर्ड वगैरह के माध्यम से बालकों को शब्द का शुद्ध उच्चारण करना सिखाना चाहिए ताकि वे बालक उन भाषा उपकरणों के माध्यम से भाषा को उचित ढंग से सुन सकें और फिर बोलने में भी उनको कोई भी परेशानी ना आए, किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता पूर्वक बोलने का अधिकार दिया जाना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को निरंतर बोलने का भी अभ्यास करवाना चाहिए। फिर माता पिता एवं अभिभावकों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। कई बार क्या होता है, घर में बालक जैसी भाषा सुनता है वैसा ही वो बोलने का प्रयास करता है, तो समय समय पर बालकों के माता पिता को बुलवाया जाना चाहिए ताकि उन्हें भी शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न की जाए ताकि वे भी बालक की अशुद्धियों को दूर करने में सहायता कर सकें। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक समायोजन करने में सहायता प्रदान करना। अभी हमने कारण में पढ़ा था, कई बार बालक क्या होते हैं, किसी भी प्रकार के संकोच, भय के कारण समाज के लोगों के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाते, तालमेल नहीं बिठा पाते, तो उन्हें इस प्रकार से शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वो अपने समाज के साथ जुड़ सकें, अपना सामंजस्य बिठा सकें और उनके साथ सहायता प्रदान करने में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
ठीक है। उसके बाद है बालकों के आंगिक दोषों को दूर करने हेतु स्वास्थ्य विशेषज्ञों मनोचिकित्सकों से भी समय समय पर परामर्श लेना। अभी हमने वाणी दोष के कारण, श्रवण दोष के कारण, ये सभी कारण बताए थे, भी होठों की विकृति के कारण। अभी हमने बालकों के आंगिक दोषों की बात की थी, जैसे बालक वाणी दोष के कारण, श्रवण दोष के कारण उचित शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, तो उन्हें उनके पेरेंट्स के द्वारा उनको बताया जाना चाहिए, भी मतलब मनोचिकित्सकों की सहायता ली जानी चाहिए समय पर, ताकि बालक हकला न सके, नाक से न बोल सके, तुतला न सके, ताकि उन्हें उचित अभ्यास करवाया जाना चाहिए बालक, ताकि उनसे मतलब आंगिक दोषों को दूर कर सकें। फिर उसके अतिरिक्त बालकों में आत्मविश्वास विकसित किया जाना चाहिए तथा बालकों को भी वाणी सुधार हेतु अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उसके अतिरिक्त है बालकों को चिंता, लज्जा, ग्लानि, भग्नाशा। भग्नाशा शब्द, देखो भग्नाशा किसे कहते हैं? बालक में जब हीन भावना आ जाती है किसी न किसी कारण से, चाहे वह कोई गरीबी है या फिर बालक में जैसे विकार था, वाणी दोष था, तो उन संवेगों से भी बालकों की रक्षा की जानी चाहिए, उससे बचाया जाना चाहिए, ताकि वे शुद्ध उच्चारण कर सकें। और शिक्षक को यह चाहिए कि बालकों को अशुद्ध उच्चारण करने वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है बालक का एक फ्रेंड अगर अशुद्ध उच्चारण करता है तो वह भी उसी प्रकार से बोलना सीख जाता है। तो जब मान लो दोनों बालकों को ही सिखाया जाए भी तुम दोनों एक दूसरे का सुधार करोगे, ना कि एक दूसरे की अशुद्धियों को ग्रहण करोगे, तब बालकों में यह सुधार लाया जा सकता है। उन्हें पर्याप्त अभ्यास करवाना चाहिए। इस प्रकार से यानी कि शिक्षक की उच्चारण दोष दूर करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बालक जैसा सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं, वैसा ही लिखते हैं। तो इसमें इस प्रकार से बालकों के शुद्ध उच्चारण में शिक्षक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। ठीक है, इस तरह से अपना लास्ट टॉपिक, यूनिट 5 का भी लास्ट टॉपिक और साथ में अपने सिलेबस का भी लास्ट टॉपिक मैंने आपको मतलब करवा दिया है। आप अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब फिर भी आपको कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप मेरे नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।